हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल के इस सेशन में। तो फिजिक्स की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का हमने बहुत लगभग पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कवर करने के दौरान हम थोड़ी-सी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं थ्योरी में, कैसे उसको हम मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम यही है। चलिए शुरू करते हैं इस बात को। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि लिखा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर ऑफ एच ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 एम्पियर पर मीटर। क्वेश्चन है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर E इन फ्री स्पेस। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा एनालिसिस करें। पहले क्या दिया गया है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर ऑफ एच। देखो ऐसा होता है जब हम लोग एच लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एच नॉट और एक्सपोनेंशियल आई सम फेज टर्म के आर डॉट माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड टर्म एंड दिस इज द फेज टर्म। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर एच, मतलब आपको दिया गया है एच नॉट, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। एच नॉट की वैल्यू है 1 एम्पियर पर मीटर। ओके, फिर दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए। तो सीधे सीधे तौर पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये बताइए। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, आपको मालूम चल गया कि हमें निकालना क्या है। इमीडिएटली आप सोचिए कि क्या आप ई और एच के इस के बीच में कोई रिलेशन जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं, आप एक रिलेशन जानते हैं और रिलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आपको ई नॉट बाई एच नॉट कर दिया जाए तो ये जेड होता है। जेड यानी कि 377 ओम। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। और इसकी वैल्यू एक और होती है जिसे लिखी जाती है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के टर्म में लिखा जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर एक चीज़ क्या कर सकते हैं? हमारे पास अभी क्वेश्चन पेपर, जहाँ क्वेश्चन है तो पेपर में ये दिया रहेगा कि गिवन म्यू नॉट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये दिया रहेगा। और परमिटिविटी जो है वो दी रहेगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। एमकेएस में सब कुछ दिया गया है। तो अब प्यारो आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर सीधे ये सब वैल्यू रख देनी है। तो ये वैल्यू आपको रखनी होगी यहाँ पर। ओके, तो आप चाहो तो ये वैल्यू यूज कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि वाई टू यूज इट इफ़ यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ई एंड एच, देन आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये भी यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एच नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 560 मतलब ये आपके पास सीधे तौर पे आंसर आ जाएगा 300। वही वही मतलब, अरे हम भी वही फालतू की बात कर रहे हैं। जब आप ये सब कुछ करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 377 ओम। तो 377 ओम तो पहले से था और इसमें आपके पास हो जाएगा 1 एम्पियर पर मीटर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 377 ओम एम्पियर पर मीटर, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये ओम वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी इक्वल टू आई आर होता है। आई की यूनिट एम्पियर की है, आर की यूनिट ओम की है। तो ये हो जाएगा 377, जस्ट टू बनना है, 377 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी व्हाट? 377 वोल्ट पर मीटर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है,
This is how we can solve the problem. Okay, let us let me give you another good question, example of another good question. The next question is, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक चीज को पकड़ता है वो क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम वैल्यू किसकी, भाई किसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड वेक्टर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड वेक्टर, किसका फील्ड वेक्टर? इलेक्ट्रिक, ऑफ एन electromagnetic wave is 10 to power 3 न्यूटन पर कूलाम इन वैक्यूम. वैक्यूम में इसकी ये वैल्यू हो गई है. फिर पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर. ठीक है, ओके. नाउ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगी कि आपको ई दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड. मैक्सिमम वैल्यू जो होती है बेसिकली वो एम्पलीट्यूड होता है. तो आप इस क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो आपको कहीं पे लिख देना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो एम्पलीट्यूड की बात हो रही होती है. तो ई का एम्पलीट्यूड मालूम है, और ई का एम्पलीट्यूड मालूम है कितना? 10 to power 3 न्यूटन दिस थिंग. तो आपके पास गिवन क्या है? आपके अगर गिवन की बात लिखोगे तो आपको गिवन है ई नॉट, और दैट इज 3 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम. नाउ आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू निकालो. अब देखो हमने क्या कहा है, हमने एच नॉट की बात की है. अब एच नॉट क्या होता है? जो बी नॉट होता है उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो एच नॉट हो जाएगा. अब बी क्या है? जो बी है इसी को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कहते हैं. तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है बी नॉट. इस क्वेश्चन में आपसे बी नॉट पूछा जा रहा है. अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ रहे होते तो आपसे एच नॉट पूछ रहे होते. तो आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट, बी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो आपको निकालना है बी नॉट. एक रास्ता देखो, अब यहाँ कई रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के, जस्ट समझें. जैसे हमने कहा कि ई नॉट अपॉन एच नॉट ये है, और ये वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी वैल्यू होती है 377 ओम ये होता है. तो आप क्या करो, यहाँ से एच नॉट निकाल लो. एच नॉट क्या हो जाएगा? एच नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन 377 ओम. अब ई नॉट की वैल्यू क्या है? 10 to power 3 अपॉन 377. ठीक है, आपके पास कुछ वैल्यू आ गई. फिर आप लिखोगे कि एच नॉट जो होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है. तो इसकी वैल्यू है 10 to power 3 अपॉन 377. तो ये क्या हो जाएगा? बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10 to power 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 377. ये आपका आंसर मिल जाएगा. एक तो तरीका ये हो गया. एक और तरीका जरा देखो, बहुत ही प्यारा तरीका है, जरा समझे. हमसे कहा गया है, हम जानते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस मेथड. वी नो व्हाट वी नो ई नॉट अपॉन एच नॉट इज अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज ई नॉट अपॉन बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब आप क्या करो, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अगर आपको ई नॉट अपॉन बी नॉट लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन बी नॉट लिखना होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. भाई इसको इसको जब इस तरफ ले जाओगे इस चीज़ को तो ऐसे आएगा. जरा देख लेना कैसे आया है. ये सिंपल सा म्यू नॉट को उधर मल्टीप्लाई करके फिर इधर करोगे तो ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी. तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये बच्चों, अब हुआ ये यहाँ पर कि आपके पास वैल्यू क्या थी? ई नॉट अपॉन बी नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया? इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट म्यू नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट. क्या हुआ? यहाँ का जो म्यू नॉट था इसका कैंसिल हो गया और यहाँ पे अंडर रूट आ गया. तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो गई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये पूरी वैल्यू आ गई.
ठीक है? और ये किसके बराबर होती है? हम लोग ने जब पढ़ा था थ्योरी में, तो ये पढ़ा था कि जो पूरी वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर होती है। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो कितनी खूबसूरत बात है। अगर ई नॉट अपॉन एच नॉट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 377 ओम। लेकिन अगर ई नॉट अपॉन बी नॉट निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सी। मेरा आपसे सलाह है कि आप सीधे इस फॉर्मूले को ही याद रखो। इन दोनों फॉर्मूलों में बिना किसी कन्फ्यूजन के आप अंतर रखे बिना इन दोनों फॉर्मूलों को अपने पास याद रख लीजिए। तो अब क्या हमारे पास कोई दिक्कत है इसको करने में? नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सीधे तौर पर ई नॉट बाई सी हो जाएगा। तो ई नॉट की वैल्यू है 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो वही हो गया 10/3 तो 3.33 आता है। तो 3.33 इंटू 10⁻⁻6 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से बी नॉट की वैल्यू निकलती हुई दिख रही है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आ जाता है तो आप बच्चे हम देखते हैं कि उनके सामने थोड़ा सा चैलेंज आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के दौरान। चलिए, अब हम बढ़िया सा क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और ये बहुत आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ये क्वेश्चन जो हमने दूसरा नंबर वाला कराया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हार्डकोर थोड़ा मैक्सवेल थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। इन अ टाइम इनवेरिएंट, मतलब जो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इन अ टाइम इनवेरिएंट फील्ड द वेक्टर एच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या है? वो कैसे लिखा गया है? एच इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन बीटा, और ये यूनिट वेक्टर क्या है? के। तो ये वेक्टर एच है और यूनिट वेक्टर के है। अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है ऑप्टेन, क्या आपको निकालना है? ऑप्टेन जे, करंट डेंसिटी जे आपको कैलकुलेट करनी है। तो सवाल तो देखो, आपको अगर ये भाई डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है, इतना कम क्यों दे दिए हो भाई? ये एच ही के टर्म में है और आपसे जे पूछा जा रहा है, तो क्या हमारा डाटा पर्याप्त है? अब जरा हम आते हैं। जब आप सॉल्व करने के आओगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर टाइम इनवेरिएंट फील्ड दिया है, इसका मतलब क्या है? इनवेरिएंट, वेरिएंट मतलब होता है बदलना, इनवेरिएंट मतलब जो ना बदले। ठीक है, टाइम के साथ ना बदले। तो हमारी जो फील्ड है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ओके, ठीक है, मान लिया टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर कोई चीज़ टाइम का फंक्शन नहीं तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो रहेगा। इसी तो मतलब है टाइम का फंक्शन ना होने का। अब जरा समझो बच्चों, तो हमारे पास जो एच है और जे, एच है और जे पूछा गया है और टाइम इनवेरिएंट फील्ड दिया गया है। जरा तुरंत स्कैन करो, तुम्हारे पास ऐसा कोई रिलेशन है जो कि एच को और जे को जोड़ता है? जरा चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ो। यार याद करना, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम एच और जे के टर्म में लिखना चाहें तो हमारी जो चौथी इक्वेशन है जो कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, तो जो एम्पियर्स या एम्पियर मैक्सवेल लॉ है जो कि फोर्थ इक्वेशन है करेक्शन के बाद, वो बी के टर्म में कैसे लिखी जाती है? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। इस तरह से ओरिजिनली लिखी जाती है। अगर हम म्यू नॉट को यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये म्यू नॉट यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि हमने म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को। तो म्यू नॉट यहाँ से कट गया, म्यू नॉट यहाँ से कट गया, तो ये बचेगा डेल क्रॉस एच। ठीक है, एच बचेगा, यहाँ बचेगा अकेला हमारा जी, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। आप कहोगे सर यहाँ एच और यहाँ जे दिख तो गए, लेकिन इस टर्म का क्या करें, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो दी नहीं गई है। हम कहेंगे नहीं, दे दी गई है, टाइम इनवेरिएंट फील्ड दिया गया है। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टाइम इनवेरिएंट फील्ड है। टाइम इनवेरिएंट मतलब होता है समय के साथ कोई फील्ड बदल नहीं रही, वो बताया है हमको, सवाल ने बताया है। तो यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको कैसे जीरो होगी? बिकॉज क्वेश्चन इज सजेस्टिंग अस कि ये वैल्यू जीरो है।
तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। लो सीधे तौर पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एच तो हमें दिया गया है, ये हमारा एच दिया गया है, हमें जे निकालना है। तो आपको यहाँ पर ऐसे याद लिखना है, डेल कैसे लिखते हो, डेल लिखते हो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई एच में क्या है, एच में केवल के कैप है, तो यानी कि 0 टाइम आई कैप, 0 टाइम जे कैप और एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन बीटा टाइम के कैप, ये हमारा पूरा ये एच है। तो आप ऐसे स्थिति में क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी हम थोड़ा सा उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स है, वाई है, डेल जेड है, जीरो है, जीरो है, एक्स कॉस अल्फ़ा है, वाई कॉस बीटा है, ये है भाई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा जे की वैल्यू निकालें। तो जे की वैल्यू में क्या होगा, आई कैप को देखो क्या होगा, आई कैप अगर आप देखोगे तो आई कैप की वैल्यू होगी डेल बाई डेल वाई टाइम एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई कॉस बीटा, ये इसको होगा ये 0 माइनस जे तो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ये ठीक है, और माइनस 0 और के क्या हो जाएगा, के में ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो दी 0। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ गया, ओहो चलिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हमने पास आई कैप है, वाई से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस कॉस बीटा सिंपली माइनस जे, यहाँ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है तो 0, यहाँ कोई वाई का टर्म नहीं है तो ये 0, तो पहला टर्म 0, यहाँ दूसरा टर्म 0 हो गया। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स कॉस अल्फा, एक मिनट में अगर सही लिख रहा हूँ मैंने, फील्ड क्या लिखी है जिसमें एक ओ हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, फील्ड में क्वेश्चन में यहाँ पर साइन लिखा था, माय मिस्टेक, दिस इज द साइन, दिस इज द साइन, दिस इज द साइन एज पर क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ये क्या कर दिया सर आपने, क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया क्या, नहीं ये साइन है, प्लीज़ करेक्ट इट एंड दिस इज, ठीक है। तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ गई, जे की वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा टाइम आई माइनस कॉस अल्फा टाइम जे। सो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। इस तरह से भाई हमने क्या निकाल लिया, हमने जे की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, मास्टरफुली हो गया है सारा काम, कोई इशू नहीं हुआ यहाँ पर। चले अब और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी तरह का पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर कुछ कर लेते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर भी कर सकते हैं। क्या स्किन डेप्थ के ऊपर हम कोई सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि स्किन डेप्थ पे कभी कभी एक ठीक ठाक सा सवाल आ जाता है। तो चलिए आपको वो सबसे फेमस सवाल दिखाते हैं जो कि स्किन डेप्थ पर बढ़िया तरीके से कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कहती है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट द स्किन डेप्थ, कैलकुलेट करें स्किन डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एल्यूमिनियम एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 71.6 मेगा हर्ट्ज। ओके, फर्स्ट थिंग फ्रीक्वेंसी हमको दे दी गई है, फिर पूछा, फिर आगे कह रहे हैं फुल स्टॉप, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज
3.54 into 10 to power 7 ohm meter inverse. This is the unit. And permeability कितनी है, and mu naught is 4 pi into 10 to power minus 7 वेबर एम्पियर मीटर. सो आपको यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ. दिस इज द बॉक्स ऑफ येलो कलर. वी नीड टू फाइंड द स्किन डेप्थ. एल्यूमिनियम के लिए जो फ्रिक्वेंसी हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वेव की, वो 71.6 मेगा हर्ट्ज की है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी आवश्यकता है वो यहाँ दी गई है, उसकी वैल्यू ये है, और हमें म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है. तो सबसे पहले प्यारो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए स्किन डेप्थ का. स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा होता है. याद करो पिछले लेक्चर नंबर 2 में कहा है. और बीटा की वैल्यू को अगर रखोगे तो ये फॉर्मूला कितना आता है, 2 टाइम, है ना, याद है ना, कंडक्टिविटी, परमिएबिलिटी, ओमेगा, सॉरी यहाँ ओमेगा नॉट नहीं होगा, नहीं ओमेगा नॉट स्किन डेप्थ है, दिस इज एंड द परमिएबिलिटी इज दिस. ठीक है, जो दिया गया हमको, दिस इज नॉट ओमेगा नॉट, ये हमको परमिएबिलिटी दी गई, इतनी वैल्यू होती है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है. तो क्वेश्चन में आप दिया गया तो 2 रख दिया. कंडक्टिविटी भाई कितनी है, 3.54 इंटू 10 टू पावर 7. फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी है आपकी 71 मेगा हर्ट्ज. लेकिन एक चीज देखो, हमें चाहिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ओके ओके, तो हमारे पास ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ. एफ कितना है, एफ दिया गया है 71.6 मेगा हर्ट्ज. आपको मालूम मेगा हर्ट्ज का मतलब यहाँ पर कितना होता होगा, 10 टू पावर 6 इज द मेगा हर्ट्ज. ओके, तो आपके पास ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 721.6 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज. तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं सीधे तौर पे अगर कैलकुलेशन को यहाँ पे शॉर्ट करके लिखूँ तो 4.5 इंटू 10 टू पावर 8 हर्ट्ज. आपको ये चीज़ कहीं पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने पास. तो स्किन डेप्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम 3.54 into 10 to power 7, 4.5 into 10 to power 8, this is the frequency, and the mu is 4 into 3.14 into 10 to power minus 7. What is this? This is the mu. After doing all these calculation, you will find approximately 10 micrometer. So it means that कि एल्यूमिनियम की जो सतह है उसके अंदर हमारी 71 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरेगी. चूंकि वो एल्यूमिनियम है तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ दी गई है, तो वो क्या करेगी, उसके सरफेस के अंदर वो करीब करीब 10 माइक्रोमीटर तक की डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर जाएगी. ओके, उसके अंदर वो चली जाएगी. और ये यहाँ पर हमको एक नई चीज़ है जो हमको यहाँ पर मिलेगी, ये वैल्यू हमको मिलेगी. लेकिन एक चीज़ ज़रा समझें एक चीज़ यहाँ पर आप समझें कि ये सारी एनालिसिस किसके लिए थी, ये सारी एनालिसिस जो थी प्यारो, ये गुड कंडक्टर के लिए थी. व्हाट अबाउट द बैड कंडक्टर, अगर तो गुड कंडक्टर की बात हो गई ना. व्हाट अबाउट द बैड कंडक्टर, अगर हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर होते हैं बट कंपैरेटिवली बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं. देन व्हाट इट शुड डू. तो ऐसी स्थिति में हमें एक छोटा-सा एक डेरिवेशन करना पड़ेगा. मैं वो डेरिवेशन आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या हुआ ना, बैड कंडक्टर के नाम पर वो डेरिवेशन भी पूछ लिया गया. हालाँकि पिछले 3-4 सालों में कोरोना के बाद तो इस तरह के प्रश्न पूछने से थोड़ा परहेज़ क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा तो नहीं है कोरोना ने बच्चों की बुद्धि को कमज़ोर कर दिया है तो वो प्रेशराइज़ नहीं हो सकते. बट एनीवेज़ जो भी है, हम एक डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं. तो वो डेरिवेशन को मैं लिख देता हूँ कि प्रूव दैट, आप ये प्रूव करिए, प्रूव दैट फॉर नॉट सो गुड, या कुछ लोग बकायदा इसको कह रहे हैं पुअर कंडक्टर. दिस इज मोर गुड वर्ड, नॉट सो गुड, और फॉर पुअर कंडक्टर स्किन डेप्थ की फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है 2 अपॉन कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टिविटी इंटू एप्साइलन अपॉन म्यू.
ये फॉर्मूला हो जाता है। तो जहाँ गुड कंडक्टर के लिए ये वैल्यू होती है √2 अपॉन कंडक्टिविटी, ओमेगा एंड परमियाबिलिटी, जैसा कि हम लोग पहले यूज़ भी कर रहे हैं। इससे पहले हमने यही तो यूज़ किया है, ओमेगा और ये सब। लेकिन अगर पुअर कंडक्टर है तो उसका स्किन डेप्थ का फार्मूला चेंज हो जाता है। देखो यहाँ फार्मूले में कहीं भी परमिटिविटी एप्सिलॉन नहीं था, लेकिन पुअर कंडक्टर में उसकी एप्सिलॉन की भी प्रॉपर्टी आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वहाँ से गायब हो चुकी है। तो अगर पुअर कंडक्टर है तो आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजो, तो हर स्थिति में उसकी स्किन डेप्थ उस फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट नहीं होगी। दिस इज़ वन गुड थिंग दैट यू मस्ट कैरी। इसको समझा आपको अपने ज़हन में याद रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन का हम शुरुआत कैसे करेंगे कि जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं कि बीटा की वैल्यू फॉर बाय, ऐसे लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory, what is beta? Beta is why we are discussing beta, because एक्चुअली में स्किन डेप्थ जो होती है ना वो 1 अपॉन बीटा होता है, तो हमें बीटा को ही समझना है यहाँ पर। तो एक्चुअल फार्मूला क्या था, ओमेगा टाइम परमिटिविटी परमियाबिलिटी बाई 2, और फिर आपके पास आ जाता है √1 प्लस कंडक्टिविटी अपॉन परमिटिविटी ओमेगा का होल स्क्वायर -1, और इस पूरे का पावर 1/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बीटा। बीटा का फॉर्मूला है। अब हम कह रहे हैं पुअर कंडक्टर है। फॉर पुअर कंडक्टर, फॉर पुअर कंडक्टर, भाई कंडक्टिविटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी किससे कम है, मान लो कंडक्टिविटी एप्सिलॉन ओमेगा से कम है। तो जब गुड कंडक्टर होता है तो जो आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा होता है ना, ये 1 से काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारे 1 निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। आप इन सारे जो 1 होते हैं इनको निग्लेक्ट कर देते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज़ द कंडक्टिविटी है जो सिग्मा है वो तो छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर प्रोग्रेस, सो we need to expand the corresponding term. We need to expand the corresponding term. अब ये कैसे किसने कहा, ये न्यूटन ने अपने बाइनोमियल थ्योरम के दौरान बताया था। उन्होंने कहा था अगर इस तरह की स्थिति है तो हमें थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन को बाइनोमियली एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा पूरा टर्म है, ये वाला टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई स्क्वायर भी अंडर रूट भी है, और ये जो पूरा टर्म है ये 1 से छोटा भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 1 प्लस, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, इस पूरी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1/2। तो बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़ते हो 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और हमारा x जो है वो 1 से छोटा है, तो इसको 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर और इस तरह के टर्मों में लिख सकते हैं। तो वही हम भी यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे तो ये टर्म गायब हो जाता है। तो हमारे पास सीधे तौर पे आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको 1 प्लस एन एक्स कर दो। तो चलो कर देते हैं इसको, ये 1 प्लस, ये मान लो x है, ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू n की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ रख दें, सो बीटा क्या हो जाएगा, सो हमारा जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा टाइम एप्सिलॉन म्यू/2, और यहाँ बचेगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 टाइम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1। ये भैया कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू/2, और अब हम यहाँ पर यहाँ यहाँ पावर हाफ है ना, स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 ओमेगा एप्सिलॉन, जो कि इन सबकी स्क्वायर रूट से वजह से गायब हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब जरा देखो ध्यान से कौन कौन कटेगा। ध्यान से अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर देखो, ये एप्सिलॉन यहाँ से कटेगा तो यहाँ अंडर रूट एप्सिलॉन बचेगा। ओमेगा यहाँ से कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट टू यहाँ है, अंडर रूट टू यहाँ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास बचेगी, ये तो पूरा कंडक्टिविटी बच गया। अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू हो गया 2, और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट म्यू, और यहाँ बचा अंडर रूट एप्सिलॉन। तो ये पूरा बच गया अंडर रूट म्यू और अंडर रूट एप्सिलॉन। तो इस तरह से बीटा की जो वैल्यू है प्यारो, वो ये आ गई हमारे पास। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। और अगर अ, एक हाँ, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम स्किन डेप्थ की बात करेंगे, तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा। तो भैया पलट दो, हो जाएगा 2 बाई सिग्मा, और ये पलटेगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन बटे म्यू। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया स्किन डेप्थ का, अगर हम एक ऐसे मीडियम को ले रहे हैं जो कि पुअर कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, चांदी नहीं है, कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, इस तरह से। तो एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक सवाल हम इस पे कर लेते हैं। जैसे सी वाटर है, समुद्र का पानी जो है, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर। ऑल्दो उसके अंदर सॉल्ट का रहता है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस एंड सो ऑन, बट इट इज़ नॉट द वेरी गुड कंडक्टर। तो हम किसी समुद्र के पानी को एज अ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर मान के हम उस पे सोचें कि उसमें से अगर हमारी एक लाइट फ्लो कर रही है, चूँकि लाइट किसी फ्रीक्वेंसी की जा सकती है, तो कितना उसका स्किन डेप्थ होगा, ये हम करते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये हमारा सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 5 डेरिवेशन के बाद, कि फॉर सी वाटर म्यू जो है वो कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर मीटर। आप कभी कभी सरप्राइज होगा कि किसी मटेरियल के लिए जो म्यू होना चाहिए और म्यू नॉट हम यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए म्यू और म्यू नॉट बराबर ही होता है। तो इसीलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि म्यू नॉट की वैल्यू कुछ और होती है, म्यू की वैल्यू कुछ और होगी। जनरली जो इस तरह के मटेरियल होते हैं, बहुत ड्यू टू द नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका म्यू और म्यू नॉट जो होता है वो लगभग लगभग सेम ही हम लेते हैं। ये है हमारे पास। और पर परमिटिविटी तो अलग हो जाएगी, वो हो जाएगी 70 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, और सी वाटर की परमिटिविटी जो है वो उसका 70 गुना है। तो ये आ गया। कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी है 5 पर ओम मीटर, ठीक है। और अब आपसे क्या किया गया, कैलकुलेट करिए, क्या भैया कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए स्किन डेप्थ। आपको स्किन डेप्थ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर आपको स्किन डेप्थ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कितना होगा, अब कैसे निकालेंगे, बिकॉज अब यहाँ पे लिखोगे आप, बिकॉज सी वाटर नॉट इज अ पुअर कंडक्टर, नॉट अ गुड की जगह पे सी वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, ओके। सी वाटर एक पुअर कंडक्टर है, ठीक है भैया, मान लिया पुअर कंडक्टर है। तो क्या होगा, सो स्किन डेप्थ की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है 2 बाई कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन बाई म्यू, ये हो जाएगा। तो निकाल लें आपकी वैल्यू 2, और कंडक्टिविटी कितना है भैया 5 है, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 70 इंटू 8.85 10⁻⁻12 होता है एप्सिलॉन नॉट। और म्यू कितना है, म्यू तो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये सारी वैल्यू जब हम करेंगे गुणा गणित, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0089 मीटर, इतना। यानी कि अगर समुद्र है, इस पे लाइट गिरी, तो अगर यहाँ एम्पलीट्यूड ई नॉट था, तो आपका इसमें आप समझ लो 8.9 मिलीमीटर। भाई अगर आप मीटर की जगह पर 1000 मिलीमीटर से रख रख दोगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो ये जाएगा 8.9 मिलीमीटर। यानी कि समुद्र तल से आते ही इलेक्ट्रो जो कंपोनेंट है, वो कितनी देर में, कितनी गहराई पे जाते जाते 1/e बचेगा। तो एम्पलीट्यूड जो ई है वो स्मॉल ई टाइम, मतलब कि जो ई की वैल्यू होती है उसके टाइम घट जाएगा 8.9 मिलीमीटर पर।
अच्छा, यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है ना, एक एक कांस्टेंट पूछ लेते हैं, कभी-कभी घबरा जाते हैं लोग इस कांस्टेंट को देख कर के कि एटेन्युएशन कांस्टेंट निकालो। एटेन्युएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? भाई बीटा ही एटेन्युएशन कांस्टेंट है, जिसको कि हम स्किन डेप्थ कहते हैं। तो इसको आप ऐसे कहीं लिख दो, एटेन्युएशन एटेन्युएशन कांस्टेंट इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ स्किन डेप्थ। ठीक है? ये याद रखो। एटेन्युएशन कांस्टेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्किन डेप्थ। तो आप आपसे बीटा पूछा गया है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 0.0089 मीटर। सो आपके पास वैल्यू, इसकी वैल्यू 112.36 मीटर इनवर्स, बिकॉज़ मीटर यहाँ है तो 1 अपॉन मीटर को मीटर इनवर्स कर दिया है। दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द एटेन्युएशन कांस्टेंट टू। दिस इज़ द मेथड। ये है वो सब कुछ तरीके हैं जो जो जिसे आप जिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग सा है। वही से ही वही सारे जैसे ही सवाल हैं हमारे पास और हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आखिरी जाते-जाते एक हम 1-2 सवाल लगा लेते हैं उसके पॉइंटिंग पॉइंटिंग कॉन्सेप्ट के, पॉइंटिंग वाले कॉन्सेप्ट के। तो हमारे पास अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएँगे पॉइंटिंग के। पॉइंटिंग वेक्टर, भाई पॉइंटिंग वेक्टर के हम कुछ प्रश्नों को अब हम हल करने की कोशिश करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर को हम हल करने का प्रयास करेंगे। अब एक सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बढ़िया क्या, ये खूब पूछा जाता है, जम के पूछा जाता है। और सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, लेट मी जस्ट गेट या को सवाल ये है कि इफ द अर्थ receives 2 calorie minute per centimeter square solar energy, what is the amplitude of electric and magnetic field of radiation? अर्थ रिसीव करता है 2 कैलोरी पर मिनट, सॉरी 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, जो इंटेंसिटी है वो रिसीव कर रहा है। तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो गिवन क्या है, ये जो वैल्यू है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द एस। तो जो हम लोग एस बात करते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? उसकी वैल्यू दे दी गई है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, अ, आप लोगों ने इसको ऐसे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2 को 4 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो आपका 2 है उसको 4.18, बिकॉज़ दैट इज़ द कन्वर्जन रेशियो होता है ना, इससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मिनट है तो 60 से डिवाइड करोगे, सेकंड में आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 टू पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8.36 बटे 60 गुणे 10 टू पावर -4, और ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसका वैल्यू कितनी होगी? इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1400 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो एस जो होता है उसकी ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, आपने कहा, अच्छा एक और हमें मालूम है कि पॉइंटिंग थ्योरम से एस बराबर क्या होता है? पॉइंटिंग थ्योरम से एस बराबर होता है ई क्रॉस एच क्रॉस। ये होता है ई क्रॉस ई वेक्टर ई क्रॉस एच। मैग्नीट्यूड के वाइज देखें, मैग्नीट्यूड वाइज करोगे तो ई, दिस इज ई
एच और फिर आ जाएगा साइन 90 जो कि हो जाएगा 1, तो एस की वैल्यू सीधे तौर पे आ जाएगी ई टाइम एच। दिस इज द एस इज इक्वल टू ई टाइम एच। तो बेसिकली आपको जो दिया गया है वो ई टाइम एच है 1400 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब हम एक चीज और जानते हैं, हमें ये भी मालूम है कि भाई जो ई बाई एच होता है, ई बाई एच जो होता है वो होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है 377 ओम। ठीक है ना, ये हो गई वैल्यू। तो अब क्या करो, आपके पास एक इक्वेशन ये है 1 है, एक इक्वेशन 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने ई टाइम एच मल्टीप्लाइड बाई ई बाई एच इज 1400 मल्टीप्लाइड बाई 377, तो ये गुणा करके आएगा 700। इवन इवन इसके बाद फिर क्या, एच एच मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो चलो लगे हाथ, यहाँ पर हम ई की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1400 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 377, और इसकी वैल्यू आती है 726.5 वोल्ट मीटर पर मीटर। तो ई जो है, आपको ई की वैल्यू यहाँ से मालूम चल गई। ठीक है, ई की वैल्यू मालूम चल गई। अच्छा, फिर हम और क्या पूछ रहे हैं भई, हमसे पूछा गया है, अब इससे हम एच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है ना कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रेडिएशन। तो एच कैसे निकालोगे, कैसे एच को निकालोगे, तो आप कहोगे भाई ई बाई एच जो होता है वो होता है 377। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे 377, यानी कि 726.5 बटे 377, और इसकी वैल्यू आएगी 1.927 एम्पियर पर मीटर। तो एच हो गया। आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट एंड एच नॉट। तो प्यारो एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो ये वैल्यू है ई जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का √2 टाइम होता है, इसीलिए ई नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू उसका √2 टाइम होती है। और इसी तरह से जो एच होता है वो एम्पलीट्यूड का √2 टाइम होता है, उसमें जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो ना उसके एवरेज आउट कर देने पे आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ई नॉट निकालना है प्यारो, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आपको जो ई दिया गया है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ई कितना दिया है आपने, 726.5 गुणे अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1027.3 वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही अगर आपको एच नॉट निकालना है तो एच बाई √2 कर दोगे, तो एच कितना भैया, एच आपने निकाला 1.927 गुणे √2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.717 एम्पियर पर मीटर। तो प्यारो इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल ली, और ये एक और नया फॉर्मूला आपने यहाँ पर सीखा, हालांकि नया इस कॉन्टेक्स्ट में है, बट इट इज अ ओल्ड कंसेप्ट अबाउट द एम्पलीट्यूड एंड द जो वेक्टर होता है उसके बारे में। तो इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक तरीके से कुछ बड़े बढ़िया क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छी तरीके से सवाल हल कर लीजिएगा, इसी वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा, इससे नोट्स बना लीजिएगा। प्लीज़ आप को देखते देखते आप थोड़ा सा अगर इसको नोट्स बना लोगे तो आपको नोट्स मांगना नहीं पड़ेगा, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। प्यारो नोट्स इज समथिंग आपको खुद बनाना है, कम से कम कुछ तो अपने हाथ से करोगे। सिर्फ वीडियो देख के सीख लो आप, ये मतलब बड़ा ही दुखद है ये कि आपको लगता है हम कुछ देख के सीख लेंगे और कुछ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। अरे खुद से करना सीखो प्लीज़। राइट योर ओन नोट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट एज अ मेंटर, एज अ टीचर, जो भी आप मुझे मानते हो। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इनको किसी अपने कॉपी पर, किसी प्लेन पेपर पर लिखें, ऐसा प्लेन पेपर जिसको आप फेंकें ना, जिसको आप हमेशा अपने साथ रखें। चलिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।